Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Asim Khan and I'm very sure कि आप thumbnail देख के समझ ही गए होंगे कि ये podcast किस बारे में होने वाला है. And let me make you assure that this particular podcast is going to be very inspirational because the personality who will be joining us today is an inspiration to so many aspiring artists out there. Despite facing the unique challenges of navigating life on wheelchair, she never let it demotivate her. She has embarrassed her circumstances with her courage and her beautiful smile. She is born with a spirit that refuses to bound by limitations. She is an actress, she is a wheelchair model and a singer who has participated in Indian Idol Season 11. And अगर आप उनको नहीं जानते तो मैं आपके लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पे, देखिए. ओह, आप 16 साल के हो? हाँ। ये ठीक है वैसे नो मैम, इसके मेडिकल प्रॉब्लम है। इससे मैम किडनी की प्रॉब्लम इससे है और इसे ब्लैडर नहीं है। माय गॉड। क्योंकि वो मुझे प्रॉब्लम है ना कुछ, इसलिए फिर और मेरी हाइट नहीं बढ़ी, इसलिए लगता ही नहीं कि मैं 16 इयर्स की हूँ करके। वो खुशी रहती है। वो बोलते हैं मम्मी भगवान ने जो दिया सो दिया, उसके लिए क्यों दुख मानना। तो वैसे भी मैं हर्ट नहीं हूँ, जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ मैं। आप अपने इंडियन आइडल की तलाश में हैं, लेकिन मेरी नजर में मेरा इंडियन आइडल सामने बैठा हुआ है जिसका नाम है अबोली। आज हम लोग कसम खाते हैं हम कभी हिम्मत हारेंगे नहीं। जब भी ऐसी हिम्मत हारने वाली बात आएगी हमें अबोली का चेहरा सामने आएगा। And now, without doing further ado, let me quickly invite our today's guest, Abholi Charit. I'm highly obliged and extremely excited to have conversation with you. हाय आसिम, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आपके पॉडकास्ट शो में इनवाइट किया। तो यस, मैं फुल मेरा स्ट्रगल लाइफ आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल हैं आपको पूछने के लिए, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद योर स्ट्रगल्स एंड योर चैलेंजेस एंड स्पेशली जब आपको व्हील चेयर लगा एंड उससे लाइफ पहले कैसी थी, उसके बाद कैसी हुई, एंड स्कूल डेज के स्ट्रगल्स, जितने भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इंडियन आइडल से पहले, प्लीज़ टेल टू माई ऑडियंस। पहले स्कूल डेज पे आते हैं तो मुझे एडमिशन बहुत मुश्किल से मिला एक स्कूल में। मैं एडमिशन, मेरी फैमिली जाती थी एडमिशन के लिए, बट वो टीचर्स बोलते थे कि आपके बच्ची को प्रॉब्लम है इसलिए हम ले नहीं सकते हमारे स्कूल में। दैट्स वाई मुझे वो लेते नहीं थे। बट हम डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो भी है सब कुछ दिखाते थे कि इससे इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होता है दूसरे बच्चों को। बट तभी भी मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती थी। बहुत देर के बाद मुझे डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन मिला एक गवर्नमेंट स्कूल में। तो मैंने मेरी स्टडी वहाँ से फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक की। तो मैं नॉर्मली एकदम मैं तब चलती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं स्कूल जा रही हूँ। एंड बस मुझे थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ही मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके वजह से मुझे थोड़ा बुरा भी लगता था कि मैं बाकी के बच्चों की तरह खेल नहीं सकती एंड दौड़ नहीं सकती ज़्यादा। एंड मुझे कोई मतलब पार्टिसिपेट मुझे करने मिलता नहीं था कोई फंक्शन में। ये बहुत मेरे साथ होता था कि मैं कुछ पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ। मतलब टीचर्स को डर लगता था कि मैं किसी के धक्के से गिर जाऊँ या कुछ। मेरे तब बहुत से ऑपरेशंस भी होते थे। दैट्स वाई मुझे वो कोई शो में पार्टिसिपेट नहीं करवाते थे। कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाते थे। तो थोड़ा सा बुरा लगता था कि वो सब मुझे बोलते थे कि हम आपको नेक्स्ट ईयर लेंगे, बट नेक्स्ट ईयर आता ही नहीं था। देन आई थिंक मैं 5th और 6th स्टैंडर्ड में थी, तब मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं खेलते खेलते गिर गई अपने आप ही, तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। देन फिर से फ्रैक्चर होने के बाद ऑपरेशन ये वो सब कुछ हुआ। अभी भी मेरे पैर में एक पैर में रॉड है और राइट साइड के पैर में मेरे रॉड है अभी भी। बट अब मैं चल नहीं सकती, बट तब रॉड होने के बावजूद मैं चलती थी। बट मेरा जब मेडिकल प्रॉब्लम और बढ़ते गया उसके कारण मैं मेरा चलना बंद हो गया। तो 9th स्टैंडर्ड तक मैं चलती थी। तो 9th स्टैंडर्ड में मेरा चलना बंद हो गया। बट मैंने स्टडी छोड़ा नहीं, मैंने घर पर ही पढ़ाई की। 9th 10th 11th 12th की मैंने घर पर ही पढ़ाई की
और मैंने अच्छे ग्रेड मुझे मिले। 10th में मुझे 64% मिले। बस मुझे मैम नोट्स भेजते थे एंड मैं घर पर पढ़ाई करके बोर्ड में जाके बस एग्ज़ाम देती थी एंड मुझे 10th में 64% मिले। And my second question is about Indian Idol. We all know Indian Idol is such a massive show. It's the biggest reality show in the history of India. And आपने ऑडिशन क्लियर किया एंड हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो इंडियन आइडल का ऑडिशन दें, बट लाखों की भीड़ में से कुछ ही वो गिने चुने लोग होते हैं जो वहाँ तक पहुँच पाए हैं। एंड आप कैसे गए वहाँ तक एंड आपका क्या स्ट्रगल रहा एंड कहाँ से मोटिवेशन मिली एक इतने छोटे से गाँव से वहाँ तक जाना, इतने बड़े बड़े सितारों से मिलना? प्लीज़ टेल मी। सो या इंडियन आइडल, तो मैं इंडियन आइडल में कैसी गई, क्या हुआ, क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है कि हम इंडियन आइडल में एक बार तो जाए। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं इंडियन आइडल में जाऊंगी या कुछ होगा। एंड मैंने ऐसा कोई भी सपना नहीं देखा था कि मैं सिंगर बनूंगी या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कि आपको पता है मुझे नेहा मैम बहुत पसंद है, नेहा कक्कर मैम मुझे बहुत पसंद है। तब इंडियन आइडल के ऑडिशंस चल रहे थे तो नागपुर में तब फर्स्ट टाइम ऑडिशंस था 22 अगस्त 2019 को। अभी भी मुझे ये डेट याद है क्योंकि मेरे लिए ये बहुत अच्छा दिन था कि मैं वो बता भी नहीं पाऊँगी। तो नागपुर में मैं गई ऑडिशन के लिए। मैंने मम्मी को बोला कि हम जाएंगे, तो यस, तो हम गए, मैं, मेरी मम्मी एंड मेरी दीदी। तब मेरे पास व्हीलचेयर नहीं था तो मेरी मम्मी मेरी दीदी मुझे गोदी उठा के लेके जाते थे। हम गए पहले जहाँ पे ऑडिशन था, ऑडिशन वेन्यू पे हम पहुँचे एंड वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट आधा नागपुर ही वहाँ पे था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमारा नंबर आते गया, लाइन आगे बढ़ती गई। धूप में हम खड़े रहे, मुझे गोदी में लेके, कभी चेयर पे बिठा के, कभी गोदी में, मतलब ऐसा अप डाउन करते करते हम वहाँ पहुँचे। मेरा नंबर आया, मुझे मेरा पार्टिसिपेट नंबर दिया, स्टिकर दिया एंड मुझे लगा के हमें फर्स्ट फ्लोर पे हमें भेजा गया वहाँ पे। देन मैं गई फर्स्ट फ्लोर पे, मुझे लेके गए और वेटिंग रूम में हमें बिठाया गया। वेटिंग रूम में भी इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट थे एंड मेरा जो नंबर आने वाला था वो बहुत देर बाद का था क्योंकि मुझसे पहले और भी कंटेस्टेंट थे एंड बहुत कुछ हुआ। देन फॉर्म फिल किए, ये वो बहुत कुछ। बट इंडियन आइडल की ये बात अच्छी लगी मुझे कि जो डिसेबल पर्सन है या कोई स्पेशल चाइल्ड है वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। 5 मिनट्स के बाद मेरे पास कोई ना कोई आता था कि आपको पानी चाहिए या आपको कुछ खाने चाहिए या आप कुछ खा लो। हमारा अच्छे से वहाँ पे ख्याल रखा गया एंड मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। देन आया मेरा फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड से पहले भी उन्होंने मुझे गर्म पानी पीने दिया, मतलब मुझे जो भी पानी चाहिए, ठंडा गर्म जो भी, उन्होंने दिया मुझे। देन मैंने फर्स्ट राउंड किया। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट राउंड भी क्लियर कर लूँगी, बट मेरा फर्स्ट राउंड सक्सेसफुल हो गया एंड सेकेंड राउंड भी वहाँ ही था, नागपुर में ही था, 3rd फ्लोर पे था। तो हम उधर गए, हमें उधर बिठाया गया कि बोले वो कि नहीं आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, मतलब आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, आपको नीचे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं हुए सिलेक्ट तो नहीं हुए। तो हम बोल रहे थे कि अब घर चले जाते हैं, नहीं, बट टीम में से कोई एक सर आए और वो बोले कि नहीं अब बोली जारिद को अब अलग मत बुलाइए, वो सेकंड राउंड के लिए हो चुके हैं सिलेक्ट। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब हम घर जाने वाले थे बट वो आए और उन्होंने बोला कि इन्हें अलग मत बिठाइए, ये सिलेक्ट हो गए हैं सेकंड राउंड के लिए। तो लगभग 4 या 5 बजे थे, तो हमें 3rd फ्लोर पे लेके गए। फिर से वही मुझे गोदी उठाया दीदी ने, फिर हम गए 3rd फ्लोर पे, वहाँ मुझे बिठाया। वहाँ निधि मुनि सिंह मैम थी, वो बहुत ही अच्छी आई मेरे साथ, उन्होंने बातें किए, उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए दिया, ये वो सब कुछ। देन उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, ये सब कुछ हुआ एंड उसके बाद मुझे सेकंड राउंड के लिए उन्होंने खुद मुझे गोदी उठाया एंड अंदर लेके गए। तो वहाँ थे नीरज शर्मा सर एंड और भी टीम थी इंडियन आइडल की। तो मैंने मेरा गाना शुरू किया, सेम गाना ओ माँ जो फर्स्ट राउंड में मैंने गाया था। तो उन्होंने मुझे रोका एंड
बोला कि आपको ट्यून की ज़रूरत नहीं है, आपकी आवाज़ ही इतनी प्यारी है इसलिए हम म्यूज़िक को रोकते हैं, आप ऐसे ही गाओ। तो मैंने ऐसे ही गाया एंड उन्होंने मेरी मम्मा को भी अंदर बुलाया कि आपके मम्मी को आवाज़ दीजिए और अंदर बिठाइए। तो मेरी मम्मा मेरे बाजू में बैठी थी एंड मैंने सेम गाना गाया। तो गाना गाने के बाद उन्होंने मुझे फिर से बाहर बिठाया कि आप बाहर वेट कीजिए, रिज़ल्ट कुछ देर में आएंगे। तो मैंने बाहर वेट किया और फिर सब कंटेस्टेंट को नीचे जाना था, सबको नीचे ले जाते थे, हम भी जा रहे थे बट हमें रोका गया। एक सर ने हमें रोका कि नहीं, आपको नीचे नहीं जाना है, आपका रिज़ल्ट हम ऊपर ही बताएंगे। तो उन्होंने हमें अलग रूम में सेपरेट बिठाया, वहाँ दोबारा हमारा इंटरव्यू लिया गया कि इससे पहले मैंने कौन से शोज़ किए, ये क्या क्या, ये सब कुछ। एंड सबसे बड़ी बात कि मैंने म्यूज़िक अभी तक कहीं भी नहीं सीखा है, मैं जो भी गाती हूँ यूट्यूब से सुन कर ही गाती हूँ, मैंने अभी तक कहीं भी क्लासेस नहीं लगाए हैं। तो हुआ इंटरव्यू एंड सब मुझे ऐसे देख रहे थे, जो भी वहाँ पे कंटेस्टेंट थे ना, सब मुझे ऐसे देख रहे कि इसको अलग क्यों बिठाया, इसको अलग क्यों बिठाया, सब मुझे अलग नज़रे से देख रहे थे। हाँ, देन आया मेरा रिज़ल्ट और रिज़ल्ट का तो सब जो टीम है वो पूरी टीम मुझसे मिलने है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सब बोली, आप थर्ड राउंड में नहीं, आप डायरेक्ट नेहा मैम वाले राउंड में जाओगे, जो कि है स्टूडियो राउंड, जो है टीवी राउंड। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं वो बता भी नहीं सकती। मतलब मैं रोने लगी, मैं मतलब पता है ना आपको कि कैसे होता है ये सब। मैं रोने लगी कि ऐसा मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं और मैं इतने दूर टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। तो वो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, बहुत अच्छा था। देन मैं घर आई, घर पे सबको बताया एंड मुझे बहुत इतनी ज़्यादा खुशी हुई एंड मेरे फैमिली को भी सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे, सब मुझे बेस्ट विशेष दे रहे थे कि ऑडिशन में अच्छा गाना है, टीवी राउंड में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ये वो। देन इंडियन आइडल की टीम से कॉल आता था कि अब आप आपकी ट्रेन की टिकट करवा लीजिए, मतलब आप जो भी जिससे भी आना प्रेफर करते हो। तो हमने हमारी ट्रेन की टिकट की, सब कुछ किया एंड रहना और फिल्म सिटी में ले जाना और आना, खाना पीना सब उनकी तरफ था, बस हमें वहाँ पे जाना था। तो मैं गई मुंबई में तब सेकंड टाइम गई थी इंडियन आइडल, उससे पहले सारेगामा किया था। तो गई मैं वहाँ पे, हम स्टेशन पे जैसे ही उतरे तो इंडियन आइडल की कार बाहर थी, हमारे लिए आ गई थी, वो हमें पिक करने आए थे। देन हम कार में बैठे एंड वो उनके होटल में हमें लेके गए। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी मुझे वोमिट हुआ था एंड एक्चुअली बहुत लंबा सफ़र था, उसके कारण मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। बट उनकी टीम इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। हमारा रूम नंबर आना था, मतलब रूम में कौन सी रूम मिलेगी ये पता नहीं था, तो उन्होंने उनके टीम की जो रूम थी मुझे उन्होंने उठाया और टीम के रूम में बिठाया। उन्होंने मुझे बोला कि अबोली आप यहाँ पे आराम करो, आपको ठीक नहीं लग रहा है, पहले कुछ खा लो। आपने कुछ खाया नहीं इसलिए आपको वोमिट वगैरह ये सब हुआ। तब बारिश भी बहुत हो रही थी। तो उन्होंने मुझे अच्छा सा मुझे नाश्ता दिया, चाय दी एंड पानी, ये सब उन्होंने मुझे पैम्पर किया अच्छे से। देन उसके बाद मुझे मेरा रूम नंबर मिला। देन हम रूम में गए एंड वहाँ का स्टाफ, वहाँ जो भी टीम है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब हमें 1% ये नहीं करने मिलता, बहुत अच्छा है इंडियन आइडल। तो ये सब है एंड नेहा मैम से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, अनु सर से मिलके, विशाल सर से मिलके, आदित्य भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा एंड उनका नेचर बहुत ही अच्छा है। कोई बोल ही नहीं सकता कि वो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी है, बट क्योंकि सेलिब्रिटी ज़्यादातर कोई एटीट्यूड रखता है या कोई कुछ, बट उनमें 1% एटीट्यूड नहीं है। सब लोग वहाँ के बहुत ही अच्छे नेचर के थे, जो भी सेलेब्स थे। लाइक नेहा मैम तो इतनी प्यारी है कि मैं उनके लिए जो भी बोलूँ वो कम ही है, मतलब सब लोग बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा उन्होंने। मेरा वहाँ पे भी 2-4 दिन इंटरव्यूज़ हुए, मेरी प्रैक्टिस ली गई। देन 4th और 5th डे में हमें स्टूडियो ले जाके हमारा शूट किया।
हमें 5 बजे उठना था, रोज़ हम 5 बजे उठते थे, रियाज़ करते थे, हमें प्रैक्टिस दिलवा दी थी एंड सब कुछ अच्छे से ख्याल रखते थे एंड मुझ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते थे। ये मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगी। एंड नेहा मैम, विशाल सर, अनु सर, इनका तो कुछ कहना ही नहीं, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसा कुछ था इंडियन आइडल का मेरा सफ़र। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट इंडियन आइडल। जैसे कि हमने देखा है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब अवेलेबल जिसमें ये कहा जाता है इंडियन आइडल इज़ फेक, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, किसी को चांस नहीं देते, ये पहले से डिसाइड होता है किसको आगे लाना, किसको रिजेक्ट करना। तो कैन यू प्लीज़ टेल मी कि आपके एक्सपीरियंस से आपको कितना लगा कि ये फेक है, या आपको भी क्या स्क्रिप्टेड कुछ करने को बोला गया? यस, तो बहुत से लोग कहते हैं कि इंडियन आइडल फेक है या स्क्रिप्टेड है, ये वो। तो ये फेक तो नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस से तो ये फेक नहीं है। बट जो स्क्रिप्ट वाली बात है तो वो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, बट जो कंटेस्टेंट जैसा है उनके ऊपर वो स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। लाइक मेरी जो स्टोरी है, जो मैंने वहाँ पे बोला, मेरा वो फुल रियल स्ट्रगल है। उन्होंने मुझे भी स्क्रिप्ट दी थी, बट मैंने वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की है बिकॉज़ मैंने जो वो स्क्रिप्ट रीड की तो वो स्क्रिप्ट मेरे बारे में थोड़ी अलग थी एंड जो मेरी रियल स्टोरी है वो एकदम अलग है। तो दैट्स वाई कि स्क्रिप्ट मैंने फॉलो नहीं की। मेरी जो स्टोरी है रियल, वही मैंने वहाँ पे बताई है नेहा मैम को, और जो जजेस बाकी के थे उनको सबको मैंने मेरे रियल स्टोरी बताई है। इसलिए वो एपिसोड इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि क्योंकि स्क्रिप्टेड स्टोरी एंड रियल स्टोरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर स्क्रिप्टेड रहता तो लोगों को वो पसंद नहीं आता एंड लोग बोलते अरे ये पूरा स्क्रिप्टेड है ये वो। बट मैंने मेरी रियल लाइफ स्टोरी बताई एंड नेहा मैम ने भी मतलब मेरी रियल स्टोरी सुनी, इसलिए उन्होंने उनके मन में जो था वो सब जज्बात उन्होंने बोले। अदरवाइज़ वो भी स्क्रिप्ट को फॉलो करती। अगर मैं स्क्रिप्ट को फॉलो करती तो बाकी के जजेस भी स्क्रिप्ट को फॉलो करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे एपिसोड के वक्त। एंड आज तक भी मैं एपिसोड देखती हूँ मेरा, तो एक भी कमेंट मैंने ऐसा नहीं रीड किया कि ये बच्ची की स्टोरी स्क्रिप्टेड है या वो, क्योंकि स्क्रिप्टेड एंड अनस्क्रिप्टेड ये समझ में ही आता है। तो थोड़ा बहुत वो लोग स्क्रिप्ट भी देते हैं एंड किसको सिलेक्ट करना या नहीं करना ये तो पहले सिलेक्ट नहीं होता है, वो टाइम पर ही वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि नहीं हम ये कंटेस्टेंट को लेंगे। ये वो टाइम पर ही गोल्डन माइक या गोल्डन टिकट है वो देता है। ये कुछ मतलब फिक्स नहीं होता है, मेरे एक्सपीरियंस से तो नहीं, ये फिक्स नहीं है। बट स्क्रिप्ट की जो बात है वो लोग हर एक लोगों को स्क्रिप्ट देते हैं, बट कोई लोग ऐसे होते हैं कि स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं या कोई लोग स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करते, लाइक मी जो मैंने स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की है। तो नहीं, हम इंडियन आइडल को फेक नहीं बोल सकते, बट इट्स स्क्रिप्टेड। स्क्रिप्ट लोगों को देते हैं, बट लोगों की जो अगर मर्ज़ी होगी तो ही वो स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, अदरवाइज़ वो अपने मन से बोलते हैं। जो कि मैंने मेरे मन से बोला है वैसे कर सकते हैं। एंड अभी मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ इंडियन आइडल से पहले कैसी थी एंड बाद में कैसी होगी। क्या मेजर डिफरेंसेस आपको लोगों की बिहेवियर में देखने को मिले हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी इंसान अगर टीवी करता है या थोड़ा सा जब किसी के पास फेम आता है तो लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक देयर इज सडन चेंज इन हाउ दे रिस्पेक्ट यू, हाउ दे ट्रीट यू। तो क्या कुछ ऐसा देखने को मिला जो लोग आपको पहले बुलिंग करते थे या कुछ बुरा भला बोलते थे? यस, मेरी जो इंडियन आइडल के पहले की लाइफ थी वो अलग थी, मतलब एकदम नॉर्मल पीपल की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह मेरी जो लाइफ थी। सब मुझे मतलब कोई मैं अगर बाहर गई या कुछ तो कोई बोलता था कि ये प्रॉब्लम है तो आगे का कैसे क्या ये सब। बट मेरी फैमिली इन सब को इग्नोर करती थी क्योंकि पता है सबके किस्मत में जो होता है वो मिलता ही है। तो हमने इन लोगों पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हम हमारा काम करते गए एंड हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि हम ये सब करेंगे। बस नॉर्मली हम अपनी लाइफ जी रहे थे जैसी थी वैसी। देन इंडियन आइडल के बाद जो एकदम रात में मेरा लाइफ चेंज हो गया ना,
रातों रात मैं वो बता नहीं सकती। मतलब दूसरे ही दिन से मुझे इतने ज़्यादा कॉल्स, इतने मैसेजेस, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ। तब मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरी मम्मी के मोबाइल में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। मतलब सब लोग पास आने लगे एंड मतलब अच्छी अच्छी बातें करने लगे मेरे लाइक कि यार तुम इतनी, ये सब हो के तुम इतने आगे कैसे गई, ये वो बहुत कुछ। एंड मेरे लिए अच्छे अच्छे विशेष देने लगे कि कीप बब्बोली, और आगे बढ़ो, ऐसा करो वैसा। मतलब जो लोग कुछ कुछ बोलते थे वो लोग आज मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लाइक बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती। एंड एक अमेरिका के अंकल थे, तब मेरे पास मोबाइल नहीं था, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एक मोबाइल गिफ्ट किया। उन्होंने मुझे रेडमी नोट 8 प्रो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो बहुत से लोगों की, नए नए लोगों की पहचान हुई मेरे साथ, एंड वो भी आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है एंड एकदम लाइफ चेंज हो गई। तो मतलब सब लोग मुझे मतलब कोई अभी कुछ बोल नहीं सकता है, बट क्या है, अब सोशल लाइफ है, सोशल मीडिया की लाइफ है, तो सोशल मीडिया पे हेटर्स तो होते ही है ऑफ कोर्स। तो वो मुझे मतलब कोई ना कुछ बोलते रहता है, ये सिंपत्ति दिखाती है या कुछ मतलब अभी भी कुछ परसेंट में लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, बट ज़्यादातर मुझे प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं इंडियन आइडल के बाद से। देन इंडियन आइडल हुआ, देन लॉकडाउन लग चुका था, तो सब कुछ मेरा 12th का रिज़ल्ट आया, ये वो। तो वो कॉलेज वाले भी बोल रहे थे, जिस कॉलेज में मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी, कि हाँ आपको हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लेनी है 12th के बाद। तो मैंने उनके ही कॉलेज में एडमिशन ली, क्योंकि मुझे एक फेम मिल चुका था, मैं टीवी पे आ चुकी थी, इसलिए कॉलेज ने मुझे बोला कि आपको हमारे कॉलेज में आना है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने वही कॉलेज में किया जो कॉलेज में मैंने 12th की एग्ज़ाम दी थी। देन 2022 में मैंने मुझे एक DM आया इंस्टाग्राम पे, ट्रूली शो लंदन, जो लंदन का एक डॉक्यूमेंट्री चैनल है, उसके लिए उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो वो इंटरव्यू लेने के लिए आए एंड ट्रूली शो लंदन हुआ मेरा, एंड मैं पूरे वर्ल्ड वाइड और फेमस हो गई। मेरे देन अमेरिका डिजिटल, कुर्दिस्तान टीवी चैनल, जापान, चाइना, ये वो बहुत इंटरनेशनल मैं आर्टिस्ट बन गई। नेशनल आर्टिस्ट तो मैं थी, अभी इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी बन गई, तो लोगों की नज़रियों में मैं और बढ़ चुकी हूँ। देन बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, अभी भी आते हैं, लाइक न्यूयॉर्क पोस्ट, मिरर, UK एंड बहुत कुछ है। मतलब मेरे मुंह में नाम भी नहीं आते, इतने सारे हैं, थाईलैंड के हैं, जापान, एंड बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी कवर हुई, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज। एंड मेरे मैगजीन्स आए, परफेक्ट वुमन मैगजीन, नाम्या मैगजीन, एंड बहुत से कुछ है वो भी। एंड मैंने बहुत मेहनत की एंड मुझे इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड भी मिल चुका। यही ईयर में मुझे इंस्टाग्राम वेरीफाइड हुआ है मेरा। अभी तो इंस्टाग्राम कोई भी खरीद सकता है, बट जो मेरा वेरीफाइड बैच है वो मैंने मेरे मेहनत से हासिल किया है। मैंने मेरी एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन क्रिएट की कि मैं ये वो करती हूँ, एंड मेरे 5 आर्टिकल्स जो अच्छे थे वो मैंने इंस्टाग्राम को सबमिट किए, एंड 1 अप्रैल को मेरा इंस्टाग्राम वेरीफाइड हो गया। तो उससे ज़्यादा और खुशी की बात मेरे लिए हो ही क्या सकती है। एंड नेहा मैम के जो भी सॉन्ग्स आते हैं मैं उन पे रील्स क्रिएट करती हूँ, एंड वो हर वक्त मेरी रील पे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड उन्होंने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस वो मेरे लिए अभी भी निभा रही है, वो मुझे अभी तक नहीं भूली है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। मुझे उन्होंने फॉलो भी किया था, बट उनके कोई रीज़न्स होते हैं, लाइक यू नो कि सेलिब्रिटीज़ के कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं कि उन्हें कुछ लोगों को अनफॉलो करना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया, बट कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे कम से कम एक बार तो फॉलो किया, बट एक दिन और आएगा कि वो मुझे फॉलो करेगी और मैं उनके साथ एक बार और काम करूँगी, ऐसा मुझे लगता है। होपफुली टचवुड कि वो जल्दी होए। तो या ये है मेरी इंडियन आइडल के बाद की लाइफ।
Thank you so very much, Abholi, for being with us and speaking your heart. And jate jate, I would like to request you to just sing 2-3 lines of any of your favorite song for my viewers and for all the well-wishers and admirers of yours who are watching us now. And Abholi ji, since you are a very positive person and a strong girl, what would you like to suggest to all the aspiring artists and all those people who want to become something big in their life? They want to rise and they want to shine. वो बट कभी ना कभी टूट के हार के बैठ जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं. तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इतना मोटिवेशन जैसे आप में है, इतना पॉजिटिविटी, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, स्टिल यू हैव मेंटेन्ड अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस. ये कहाँ से आता है एंड कहाँ से लाएं इतनी मोटिवेशन? प्लीज टेल अस. हाँ, थैंक यू सो मच आसिम. तो मैं जो भी आर्टिस्ट है जो अभी न्यू कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और जो हार के बैठ जाते कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी. देखिए, हमारी लाइफ हमें एक टाइम ही मिलती है, मतलब वन टाइम ही हमें हमारी लाइफ मिलती है. तो हमारे पास जो भी टैलेंट है या कुछ भी, उसे हमें उभर के लाना है. कि ना ही कोई हमें गलत कमेंट करे कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते या वो, तो हमें हार के नहीं बैठना है. हमें उसे एकदम अच्छे से स्माइल के साथ हमें इसे बिताना है एंड हमें हमारा टैलेंट सबको दिखाना है. और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोगों से क्या डरना. हमें जो भी मिला है वो एकदम भगवान ने सोच समझ के हमें ये दिया है. तो डेट्स वाई. एंड मेरी स्माइल का राज यही है कि मेरी लाइफ जैसी भी है मैं उसे अच्छे से जो भी मेरे में पल आता है या कोई दुख हो या सुख हो, मैं सब कुछ स्माइल के साथ ही बिताती हूँ. तो आप भी स्माइल के साथ ही लाइफ को बिताइए. एंड ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता. ऐसा सोचिए कि नहीं, मुझे ये करना है और मैं ये करके ही रहूँगा या रहूँगी. तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि हमें हार के नहीं बैठना है, क्योंकि हार के बैठने से कुछ होता नहीं है. भगवान ने हमें जो दिया सो दिया, उसके लिए हार के बैठना ये कुछ इसका ये नहीं मैटर नहीं करता. इसलिए हम स्माइल के साथ जिए एंड हमारे टैलेंट को और उभर के लाए. बहुत मज़ा आएगा अगर हम ऐसी लाइफ जिएंगे. तो एक बार आप ट्राई तो करिए, अच्छे से लाइफ जिएगी आपकी. Thank you so very much, Abholi, for being with us and speaking your heart. And jate jate, I would like to request you to just sing 2-3 lines of any of your favorite song for my viewers and for all the well-wishers and admirers of yours who are watching us now. यस, थैंक यू सो मच. तो मैं मेरा फेवरेट सॉन्ग गाती हूँ. दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है. तो ये थी मेरे साथ अभोली चरित एंड आई एम वेरी श्योर कि पूरा पॉडकास्ट सुनने के बाद आपने बहुत मोटिवेटेड फील किया होगा. ड्यूरेशन ऑफ द पॉडकास्ट इज अ बिट लेंथी बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड विच वॉज कमिंग आउट फ्रॉम हर माउथ वॉज सो इंस्पिरेशनल दैट आई couldn't even edit a single word. And if you really like the podcast, do like, comment and share, and of course subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.